स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। इंडिया विल नीड मोर ऑफिसर्स। अगर आपको ये भी लगता है कि एग्ज़ाम्स की वैकेंसी कम हो रही हैं तो ऐसा नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि हम इंडिया के टॉप सिविल सर्वेंट्स बन सकते हैं या बनने की कगार में बहुत सारा कंपटीशन है तो ऐसा भी नहीं। बात यह है कि इंडिया की बढ़ती हुई स्टेटस को लेकर, इंडिया के बढ़ते फॉरेन रिलेशंस को लेकर और इंडिया के बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को लेकर अगर कोई सबसे ज्यादा चिंतित है तो वो है भारत सरकार। बिकॉज भारत सरकार के पास भारतीय नौकरशाहों की खासा कमी है। दिस इज व्हाट हैव बीन हाईलाइटेड इन डिफरेंट सेपरेट रिपोर्ट्स, इसीलिए लोगों के सामने ये खुलकर नहीं आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं आशीष और आज मैं बात कर रहा हूं इसी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे की जो हमसे और आपसे जुड़ा हुआ है। लाखों विद्यार्थी एक एक साल यूपीएससी की परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं और उनके लिए ये सवाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या मेरे लिए वैकेंसी आगे है भी कि नहीं। क्या ये वैकेंसी कम हो जाएंगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कम तो छोड़िए, ये वैकेंसीज बढ़ने वाली हैं। भारतीय सिविल सर्वेंट्स की संख्या भी बढ़ने वाली है। एंड व्हाई इज दैट? कीप वॉचिंग दिस स्मॉल बट वेरी इंपॉर्टेंट पावर पैक्ड इंफॉर्मेशन पैक्ड एपिसोड। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वैकेंसी कहां पर है यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपके सामने एक चार्ट लेकर आया हूं जो एक आईएएस ऑफिसर अपने पूरे करियर के दौरान नापता है। He starts or she starts from being just an assistant secretary going to the rank of cabinet secretary. अगर आप 35 साल से ज्यादा सर्विस में रह गए तो आप कैबिनेट सेक्रेटरी की रैंक में शायद शामिल हो जाएंगे। ज्यादातर इंडिया के आज के कैबिनेट सेक्रेटरीज अराउंड 38-40 इयर्स की सर्विस के साथ कैबिनेट सेक्रेटरी बन रहे हैं। ऐसा भी हो रहा है कि बहुत सारे कैबिनेट सेक्रेटरीज को एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं, यानी कि रिटायर होने के बाद वो कैबिनेट सेक्रेटरी बने हुए हैं। और पिछले 2 कैबिनेट सेक्रेटरीज के बारे में यह बात तो अमूमन तय है, आप चाहे जाकर इन्हें देख भी सकते हैं। बट वैकेंसी ना तो ऊपर है दोस्तों और ना तो नीचे है। 2021 में देयर वाज अ कमिटी रिपोर्ट एट द DOPT लेवल, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग पर्सनल ट्रेनिंग, जो कि यूपीएससी की रिक्रूटमेंट और इंडिया के ब्यूरोक्रेट्स को देखता है डायरेक्टली। उन्होंने यह बताया कि हमारी सैंक्शनड स्ट्रेंथ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की आईएएस कैडर की सिर्फ आईएएस कैडर की सैंक्शन स्ट्रेंथ जो है वो 6,786 6,746 है, लेकिन हमारे पास 5,231 ही हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 1,500 के आसपास का गैप है। वो गैप कहां पे? वो गैप ना ही एट द लोअर लेवल है ना ही एट द अपर लेवल है, दोनों पे काफी बड़े लेवल पे लोगों की भर्ती है। तो गैप कहां पे है? गैप है मिड लेवल पे। ये समझना हमारे लिए जरूरी है। सो गैप है डायरेक्टर, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी के लेवल पे। जैसे ही इस लेवल पे लोग पहुंचते हैं, या तो दे आर ऑप्टिंग आउट ऑफ द सिस्टम और दे आर गेटिंग रिटायर्ड, और मोस्ट ऑफ द टाइम दे डू गेट रिटायर्ड बिकॉज वो काफी लेट सर्विसेज में एंट्री लेते हैं। अगर आप 30-32 साल की उम्र में एंट्री लेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आप एडिशनल सेक्रेटरी के ऊपर या जॉइंट सेक्रेटरी के ऊपर नहीं जाएंगे, तो वो वहीं पे रिटायर हो जाते हैं। सो आइदर एग्जाम में लेट क्रैक किया उन्होंने इस वजह से, या वो सर्विसेज छोड़कर भी जा रहे हैं। लेकिन नीचे के लेवल में कोई वैकेंसी नहीं है उतनी ज्यादा, इसीलिए हर साल 180 से ज्यादा, नॉट मोर देन 180 ऑफिसर्स आर रिक्रूटेड इनटू इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सो आई होप आपको यह चीज समझ में आ रही होगी कि इसका निजात पाने के लिए गवर्नमेंट ने एक लैटरल एंट्री भी लाया था। मैं उसके बारे में भी बात करूंगा, आई विल टॉक अबाउट दैट, बट प्लीज रिमेन विद दिस फैक्ट दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग वैकेंसी, देयर इज अ बिग वैकेंसी दैट इज वेटिंग अप। और मैं तो सिर्फ आईएएस की बात कर रहा हूं, आईपीएस तो छूट ही गया, आईआरएस भी छूट गया है, ठीक है। तो उनकी भी बात करना तो बाकी है, उसके रिपोर्ट्स हमारे पास नहीं है, इसलिए मैं पूरे पुख्ता तौर पर आपसे बात नहीं कर सकता। बट वी नो फॉर श्योर एज वी आर गेटिंग इनपुट्स फ्रॉम हियरसेज, मतलब दूसरे ऑफिसर्स के साथ बात करने के बाद जब इनपुट्स मिलती हैं तो हम बताते हैं कि हाँ, वैकेंसी उनके कार्डर्स में भी है, रेवेन्यू कार्डर्स में भी है, पुलिस कार्डर्स में भी है। सो एक एग्जाम्पल मैं इसीलिए लेके आया हूं इंडियन फॉरेन सर्विसेज का। इंडियन फॉरेन सर्विसेज वो सर्विस है
जो भारतीय राजदूत बनाती है, हमारे फॉरेन रिलेशंस को देखती है, इंडिया के फॉरेन रिलेशंस या इंडिया की एक प्रकार से अगुवाई पूरे देश भर में, पूरे दुनिया भर में भारतीय राजदूत के तौर पर, भारतीय राजनयिक के तौर पर, इंडियन ब्यूरोक्रेट्स के तौर पर आप विदेशों में करते हैं। एक पिक्चर आप देख रहे हैं यहां पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही साथ हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी बैठे हुए हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी उस जमाने में जो हुआ करते थे निपेंद्र मिश्रा, वो बैठे हुए हैं। आज के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है पीके मिश्रा, वो बैठे हुए हैं। एंड आई वॉन्ट यू टू लुक एट दीज ऑफिसर्स, हैंडफुल ऑफ ऑफिसर्स, आप हाथ पे गिन लेंगे इतने ऑफिसर्स हैं। ये कौन से कैडर को रिप्रेजेंट करते हैं? आपने गेस सही कर लिया है, ये फॉरेन सर्विस को रिप्रेजेंट करते हैं। नॉट मोर देन 25 और 30 पीपल गेट सिलेक्टेड एवरी ईयर इनटू फॉरेन सर्विसेज। इतना कम क्यों भाई, इतना कम क्यों? ये सवाल मेरा नहीं था, ये सवाल पार्लियामेंट में पूछा गया बाय अ कांग्रेस एमपी एंड एक्स मिनिस्टर, एक्स यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर शशि थरूर। डॉक्टर शशि थरूर ऑल्सो हैपन टू बी द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, और उन्होंने ये सवाल पूछा जिसका एक जवाब मिला। एज पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आज 2023 के दिन पे ये बताती है कि हमारे 193 देशों के साथ जो मिशंस हैं, जो अब्रॉड में ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड को कैप्चर कर रहे हैं हमारे मिशंस, सारे देशों को कैप्चर कर रहे हैं हमारे मिशंस, उसमें हमारे कितने ऑफिसर्स हैं? 850 ऑफिसर्स हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स। तो आप आराम से हिसाब लगा सकते हैं कि एक मिशन पर महज 4 ऑफिसर्स हैं। दिस इज ग्रॉसली अंडर रिप्रेजेंटेशन। ये एक प्रकार से स्ट्रेंथ नहीं दर्शाता है। जो वर्ल्ड की 3rd सबसे बड़ी पीपीपी के टर्म्स में इकोनॉमी हो, और जो वर्ल्ड की सबसे इंपॉर्टेंट G20 की प्रेसिडेंटशिप होल्ड करने वाली कंट्री हो, उसके हर देश में सिर्फ 4 राजनयिक हों, 4 इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर हों, ये सरासर नाइंसाफी है। इसे इस कॉन्टेक्स्ट में भी देखिए कि अभी कनाडा को हमने कहा था, अभी हाल ही फिलहाल को कनाडा को हमने कहा था कि अपने एक्स्ट्रा ब्यूरोक्रेट्स को यहां से हटाइए। उनके वहां पर 40 से ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स थे इंडिया के मिशन में। कनाडा इंडिया के मिशन में 40 से ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स रख रहा था। आप समझ सकते हैं कि हमारी कैपेसिटी कितनी कम है, और ये देश जो इंडिया में अपने कॉन्सुलेट्स मेंटेन करते हैं उनकी कैपेसिटी कितनी ही ज्यादा है, 10 गुना ज्यादा। दैट इज, if I would say, a very staring or a very glaring fact at our faces. तो इतना ग्रॉसली अंडर मैनेज्ड है हमारा सर्विसेज। इससे आगे की भी मैं बात करूंगा कि लैटरल एंट्री कैसे फेल हो रहा है, बट उससे पहले आपके लिए सर्विसेज का रास्ता आसान करने के लिए एक उपाय है जो मैं लाया हूं। सिंपल सी बात है दोस्तों, यूपीएससी की एग्जाम इज अ मैराथन। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि अगर वैकेंसी बढ़ी भी है तो भी क्या होता है, कॉम्पिटिशन्स तो ज्यादा होती हैं। कॉम्पिटिशन्स को क्लियर करने के लिए सिर्फ 8 महीने की कोचिंग और कोचिंग के बाद तुरंत अटेम्प्ट देना, यानी कि अपने अटेम्प्ट को वेस्ट करने के बराबर होता है। सो व्हाट शैल यू डू? यू शैल फिनिश योर कोचिंग। आप 8 से लेके 12 महीने तक कोचिंग्स फिनिश करेंगे, सिलेबस कंप्लीट करेंगे, मेंटरशिप के साथ, आंसर राइटिंग के साथ, और उसके बाद क्या? उसके बाद रिवीजन सेशंस, उसके बाद आंसर राइटिंग सेशंस, उसके बाद 1-to-1 मेंटरशिप सेशंस, उसके बाद 1-to-1 फैकल्टी बेस्ड सेशंस, करंट अफेयर्स जो कि सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है एक स्टूडेंट के यूपीएससी प्रिपरेशन में, उसे 3 साल के करंट अफेयर्स के साथ सारे आर्म्स एंड एम्युनिशंस देकर हम 3 साल बाद अटेम्प्ट देने भेजते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैच विच हैज बीन रोल्ड आउट बाय अस। एंड डू यू नो व्हाट, अगर आप इसका एवरेज लेते हैं हर एक साल पे, इट्स नॉट इवन मोर देन 10,000। सो हर एक साल पे इवन लेस देन 10,000 यू पे, एंड यू नो व्हाट, यू ऑल्सो गेट द फैसिलिटी ऑफ MRP, मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम। तो जैसे ही आप प्रीलिम्स पास करेंगे तो सिर्फ सिर्फ ऑनलाइन प्रिपरेशन नहीं होगी, आप हमारे साथ 4 महीने रिगरस ऑनलाइन ऑफलाइन प्रिपरेशन भी करेंगे हमारे कैंपस में आकर एट नो एडेड कॉस्ट। लॉजिंग, स्टेइंग, बोर्डिंग एक्सेट्रा विल बी बोर्न इन द सेम फीस अवेलेबल टू यू। सो हम चाहते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, बस समय है
आपके हाथ बढ़ाने का, प्रोवाइडेड यू यूज द कोड ऐश लाइफ। ये सारे प्राइजेस अलग अलग मंथ्स के आपको दिए जा रहे हैं ओनली व्हेन यू यूज द कोड ऐश लाइफ। जब आप ये कोड यूज करेंगे, दिस इज माय फैकल्टी कोड, then only you will get the heavy discount which is there, otherwise you shall have to pay more than that. Don't fall into that trap. Use the code ASHLIFE, put out the maximum discount that you get, use this opportunity and make sure that you meet your goals. आपका गोल क्लियर है, राइट? मैंने आपको बताया कि ये रास्ता आपके सामने दिख रहा है, बस उस पर चलना है और कॉन्सेंट्रेट करके आगे बढ़ना है, बाकी सब बात आप हम पर छोड़िए। नाउ गोइंग अहेड विद दैट, मैंने आपको कहा कि लैटरल एंट्री फेल हो रही थी, मिड लेवल ब्यूरोक्रेसी में वैकेंसी है, यही बात मैंने आपको बताई, और उसी वैकेंसी को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने लैटरल एंट्री शुरू कर दी थी। लैटरल एंट्री का मतलब ये कि यूपीएससी की एग्जाम जो स्टूडेंट्स देते हैं वो दिए बिना मिड लेवल प्रोफेशनल्स को सरकार चुनेगी। चुनने का भी तरीका सरकार को ही मालूम था कि वो एक इंटरव्यू करवाएंगी, यूपीएससी से इंटरव्यू होगा, लेकिन वो एक ऐसे लोगों का इंटरव्यू होगा जो ऑलरेडी अपने अपने क्षेत्र में प्रोफेशनल्स हैं, ऑलरेडी वो या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं या ऑलरेडी प्रोफेसर्स हैं इंटरनेशनल रिलेशन के, या ऑलरेडी किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट पर हैं और उस कॉर्पोरेट सेक्टर के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, चाहे वो फार्मा के सेक्टर में हो, चाहे एविएशन के सेक्टर में हो, चाहे कॉर्पोरेशंस के सेक्टर में हो, चाहे कोल्स के डिपार्टमेंट में हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे प्रोफेशनल्स को अट्रैक्ट करने के लिए लैटरल एंट्री की सुविधा सरकार ने लाई। लेकिन 2019 के आए हुए एक रिपोर्ट को देखिए, 2019 में जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर एक रिपोर्ट आई कि 2019 में करीब 9 ऑफिसर्स को रिक्रूट किया गया लैटरल एंट्री के द्वारा। उनका क्या हुआ आइए देखते हैं। 9 ऑफिसर्स में से एक ने ज्वाइन नहीं किया, सिलेक्शन होने के बाद भी वो व्यक्ति ज्वाइन नहीं करते हैं, उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद एक व्यक्ति ने ज्वाइन करने के महज 4-5 महीने के बाद रिजाइन कर दिया, रेजिग्नेशन दे दिया। बाकी के जो 7 बचे वो सोल्जर करते रहे, वो आगे बढ़ते रहे, बट उन्हें रोड ब्लॉक्स झेलने पड़े। बाकी के जो आईएएस ऑफिसर्स थे उनके साथ उनकी इनर्शिया रही, तनातनी रही, साथ ही साथ उनको ये भी देखना पड़ा कि सरकार में आकर काम करना एक अलग वर्क कल्चर है, एज कंपेयर टू कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करना एक अलग वर्क कल्चर है। कॉर्पोरेट सेक्टर वर्क्स फॉर प्रॉफिट, वेयर एज गवर्नमेंट वर्क्स फॉर वेलफेयर। गवर्नमेंट के लिए प्रॉफिट सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है, वेलफेयर इंपॉर्टेंट है। एक पॉलिटिशियन जो एक एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं उनके लिए वोटर्स का बेनिफिट देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि अपने बैलेंस शीट्स को देखना। ये सारे वर्क कल्चर में शिफ्ट होते 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 इन्हें भी प्रॉब्लम हो रहा था। और अब बात ये पता चली है कि जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे जो 2019 में जो लोग जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल पर गए थे उनकी कोई आगे एडिशनल या कैबिनेट सेक्रेटरी के रैंक पे तो प्रमोशन होनी भी नहीं है, बिकॉज ये इसी लेवल पर काम करने आए थे और इसी लेवल पर काम करके चले जाएंगे। यानी कि ज्यादातर लैटरल एंट्री का एक्सपेरिमेंट सरकार द्वारा फेल था, और इस बात की पुष्टि, इस बात का कंफर्मेशन आपको यूपीएससी से ही मिल जाएगा, बिकॉज लैटरल एंट्री इज नाउ ऑलमोस्ट ओवर। अब लैटरल एंट्री हो ही नहीं रही है, बिकॉज ना ही डिमांड है और ना ही सप्लाई है। तो बात आती है दोस्तों कि लैटरल एंट्री अगर फेल है तो हमें अब चाहिए क्या ऑफिसर्स से। एक जमाने में बोला जाता था दैट आईएएस ऑफिसर्स शुड बी जनरलिस्ट्स एंड नॉट स्पेशलिस्ट्स। टाइम हैज कम टू चेंज दिस एडेज। एक समय आ चुका है कि अब इसको चेंज किया जाना चाहिए। यू नीड स्पेशलिस्ट्स। हम चाहते हैं अब भारत सरकार में लोग स्पेशलिस्ट्स बन के आईएएस ऑफिसर बने। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आप ग्राउंड लेवल पर शुरू करते हैं, जैसे आप एसडीएम बनेंगे, फिर एडीएम बनेंगे, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनेंगे, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल्स बनेंगे, एक्सेट्रा, डायरेक्टर के लेवल पे जाएंगे या कलेक्टर के लेवल पे भी जाएंगे, तब आपको जनरलिस्ट होना जरूरी है, बिकॉज आप सारे महकमों को देख रहे होते हैं। आप रेवेन्यू को भी देख रहे होते हैं, आप डिजास्टर मैनेजमेंट को भी देख रहे होते हैं, आप हेल्थ को भी देखते हैं, आप जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखते हैं, आप स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखते हैं, आप सब चीज देखते हैं, तब आपको जनरलिस्ट होना है। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, डायरेक्टर लेवल से ऊपर जाते हैं, जैसे ही आप ऑफिसेज में बैठना शुरू कर देते हैं, फील्ड वर्क कम हो जाता है, तब हायर पोजीशंस में जब आ जाते हैं आपको स्पेशलिस्ट बनना पड़ता है।
एक रास्ता आपको चुनना पड़ेगा, एक एक्सपर्टीज बनानी पड़ेगी। मान लीजिए अगर आप एक डॉक्टर हैं या एक लॉयर हैं और फिर आप सिविल सर्वेंट बन रहे हैं, तो शायद आप हेल्थ के सेक्टर में एक्सपर्टीज ले सकते हैं, या आप मिनिस्ट्री ऑफ लॉ अफेयर्स के सेक्टर में एक्सपर्टीज ले सकते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स या लीगैलिटीज के सेक्टर में एक्सपर्टीज ले सकते हैं। ये तो आपकी रुचि है, आप किस में स्पेशलिस्ट बनेंगे, और जिसमें भी आप बनेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको उस पर तवज्जो देगी, एक तरीके से प्रमोशंस देंगी। नाउ आई एम हाईलाइटिंग यू अ रिपोर्ट फ्रॉम अगेन, ये एक यूपीएससी की रिपोर्ट है, पर्टिकुलरली यूपीएससी की 2 एनुअल रिपोर्ट्स आती हैं, उसकी ये रिपोर्ट्स हैं। आप देखिए 2014 में ये डिफरेंट सेक्शंस के लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे। प्रिंट का ये न्यूज़ है। 69% इन 2014 बिलोंग टू इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मेजॉरिटी। 73% अगेन रेड में जो हैं 2015 में वो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे, और 2016 में ये 56% हो गया, कम हुआ। 2017, 18, 19 में और भी कम होने लगा, और दूसरे ग्रुप्स, स्पेशलिस्ट ग्रुप्स जैसे पोस्ट ग्रेजुएट्स, आप देख सकते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट्स की एरिया जो है वो बढ़ रही है। फॉर एग्जांपल 51% इन 2015 और 25% एंड 22% इन 2016। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अब जनरलिस्ट से ज्यादा ऐसे कैंडिडेट्स को प्रेफर करने लगी है जो स्पेशलिस्ट बन सकते हैं या बनने की क्षमता रखते हैं। तो सिर्फ एक नॉर्मल डिग्री आप रखते हैं, बीए, एमए, बीटेक, एमटेक की, बट उसके आगे अगर आप कोई भी स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, लेट सपोज आप एक इंजीनियर ही हैं लेकिन आपकी कंप्यूटर साइंस में स्पेशलाइजेशन है, सो यू विल बी वेरी मच वैल्यूएबल इन मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड कम्युनिकेशंस, यू विल बी वेरी मच वैल्यूएबल इन कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री अगर आप एमबीए करके जा रहे हैं, यू विल बी वेरी मच वैल्यूएबल इन लेट्स से मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर आप बीएससी जूलॉजी करके जा रहे हैं। यानी कि स्टार्टिंग में आप जनरलिस्ट रहिए और बाद में स्पेशलिस्ट बनिए। मैं कहानी आपको बताना चाहूंगा रघुराम राजन की। रघुराम राजन हमारे आरबीआई के गवर्नर बने ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह, बट ही ऑल्सो वॉज एन आरबीआई गवर्नर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ नरेंद्र मोदी। सो जब मोदी जी आए, प्रधानमंत्री बने, तब भी गवर्नर थे बिकॉज इनका कार्यकाल चल रहा था, एंड ही वॉज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट माइंड्स आउट देयर इन द वर्ल्ड, इकोनॉमिक वर्ल्ड। बट डू यू नो व्हाट, ही वॉज नॉट एन आईएएस ऑफिसर, वो एक आईएएस ऑफिसर नहीं थे। इनको बाद में बहुत लोगों ने रिप्लेस किया जो अगेन कॉर्पोरेट वर्ल्ड से थे, और बाद में ढूंढते 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 उर्जित पटेल आए, उर्जित पटेल चले गए, उसके बाद में 1-2 गवर्नर और आए, और उसके बाद की बात आई शक्तिकांत दास की। शक्तिकांत दास आज प्रेजेंट डे में हमारे आरबीआई गवर्नर हैं एट द टाइम व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। बट डू यू नो व्हाट, शक्तिकांत दास डजंट होल्ड अ डिग्री इन इकोनॉमिक्स, ही होल्ड्स अ डिग्री लाइक मी इन हिस्ट्री। तो वो हिस्ट्री के ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लेकिन उन्होंने अपना पूरा ब्यूरोक्रेटिक करियर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में बिताया। अपने 25 साल के करियर को वो सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री ग्रेजुएट होने के बावजूद एक आईएएस ऑफिसर के नाते वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में रहे, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में रहे, और उसके बाद गवर्नर बन गए आरबीआई के। आज we are sitting at our one of the highest reserves of RBI. At the same point of time, you will not find any more news of RBI having a tussle with government. It works almost as in tandem with government. This is what, यही एक चीज़ जो है वो ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच को सिखाती है। Anyways, मैं तो बस आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आप शक्तिकांत दास भी बन सकते हैं, आप रघुराम राजन भी बन सकते हैं, प्रोवाइडेड यू शार्पन योर स्किल्स, यू शार्पन योर टूल्स। आप जो भी बनेंगे वैल्यूएबल होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी, देश को भी, आपको भी, प्रोवाइडेड यू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी विद बोथ द हैंड्स। सो एज आई अगेन टोल्ड यू, you have to use this opportunity only when you spend the most time with us. कोशिश ये रहेगी कि सिर्फ सिलेबस नहीं कवर करना है, सिलेबस को बाय द टाइम आप एग्जाम देने जाएंगे 2-3 बार रिवीजन करके फिर अटेम्प्ट देना है। वो आपको बाकी अन्य स्टूडेंट से थोड़ा अलग बनाएगा, इनफैक्ट 1 स्टेप अहेड बनाएगा। हम चाहते हैं कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट आपका बेस्ट अटेम्प्ट, right? So what is better than preparing for 1.5 year and then revising it through the ways of answer writing, through the ways of one-to-one mentorship, one-to-one faculty meetings. At the same point of time, when you cross prelim stage, you will be invited here for MRP sessions, that is mains residential program session, and all of that in the same price package, provided you use the code ASHLIVE.
जब आप ये कोड यूज़ करेंगे तभी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिलेगा। एक बैच लॉन्च हो चुकी है, ये दूसरा बैच है जो क्लोज होने वाला है 31 अक्टूबर को। सो आई डोंट वांट यू टू मिस आउट। यूज करिए इस अपॉर्चुनिटी को, दोनों हाथों से ग्रैब करिए और साथ ही साथ अपने गोल को रियलिटी बनाइए। 4-5 अटेम्प्ट के चक्कर में मत रहिए। If you have any more doubts regarding the preparation as well as anything other than preparation, particularly with history, I take the subject history in Study IQ. You can join me in my Telegram channel, UPSC History Shooters with Ashish. I'll be more than happy to guide you as well as to cater to your questions. Thank you for watching this. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।